हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉइड इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में, स्पेशली टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था, है ना। काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। नाउ वी विल हैव द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट वॉइड्स। ओके, तो आपको मालूम है सबसे बड़ा वॉइड होता है क्यूबिक वॉइड। ओके, तो रेडियस रेशियो मीन्स radius of void upon radius of the sphere of cubic void सबसे बड़ा होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इज 8 स्फीयर्स। क्यूबिक वॉइड है सिंपल क्यूब के सेंटर पे जो वॉइड है, 8 टचिंग स्फीयर्स क्यूब के कॉर्नर पे हैं और उसके सेंटर पे जो वॉइड बनेगा उसको क्यूबिक वॉइड कहते हैं। इसका रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है आपका रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आता है। देन इक्वल टू कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर वॉइड का रेडियस रेशियो सेम होता है, बताया था कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज तो सेम ही है वो। तो इक्वल टू रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ स्क्वायर प्लेनर वॉइड, और ये बड़ा होता है किससे, आपका रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड 2D है, ये सारे 3D आपके, ये इसमें हालांकि स्क्वायर प्लेनर वॉइड भी 2D ही हो गया एक तरीके से, है। अगर लिखना चाहें 2D 3D मिक्स करके तो आपका रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। टेक्निकल बातें इन दोनों पे ही होती हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पे। कभी कभार क्यूबिक वॉइड पूछा जाता है, बट टेक्निकल वॉइड्स यही दो हैं जो सॉलिड्स में आपको मिलेंगे। एक हो गया ट्रायंगुलर वॉइड, है ना, ट्रायंगुलर वॉइड। अब इनका मैं आपको होता कितनी है वैल्यू ये बता देता हूँ। रेडियस रेशियो ऑफ क्यूबिक वॉइड इज 0.732। हमने टेबल भी बनाया था, कंपैरेटिव रेडियस रेशियो लिखा था, रिलेटिव रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 0.414। मतलब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई पार्टिकल ट्रैप करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल, तो उसका साइज स्फीयर के साइज इंटू 0.414 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वॉइड कितना बड़ा बनेगा वो इस स्फीयर के साइज पे भी डिपेंड करेगा, मालूम है आपको। ये वॉइड भी 0.414, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड इससे छोटा होता है, इसका रेडियस रेशियो 0.225, एंड देन ट्रायंगुलर वॉइड 0.155 सबसे छोटा वॉइड है। ठीक है, ये तो हो गया आपका रेडियस रेशियो की वैल्यू। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्क्वायर प्लेनर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ ली हैं, राइट। चलिए, मेन आपका फोकस टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वेरियस टाइप्स ऑफ जो क्रिस्टल्स हैं उनके स्ट्रक्चर। आपके सिलेबस में कुछ सॉलिड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उन्हें हम सीखेंगे। ठीक है, तो लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। उसमें सबसे पहले रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। देखिए, स्ट्रक्चर किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को अगर समझना है, पॉइंट्स मेमोराइज नहीं करने हैं, तो थोड़े से बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप आराम से इनके पॉइंट्स खुद ही निकाल सकते हो। और बेसिक्स क्या हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने कुछ फुटबॉल्स दे दी और कुछ क्रिकेट की बॉल्स दे दी, या कुछ क्रिकेट की बॉल दे दी और कुछ टेबल टेनिस की बॉल दे दी, ठीक है, TT की बॉल दे दी, और आपसे कहा कि पैक करो। तो आप क्या करोगे, पहले मान लो एक लेयर हमने क्रिकेट की बॉल की लगा दी, तो उसके बीच बीच में वॉइड होंगे ऑब्वियसली। तो पैकिंग देखो दो तरीके से कर सकता है एक स्टूडेंट। एक बॉक्स लिया, उसमें मुझे पैक करना है। बच्चे ने क्रिकेट की बॉल की एक लेयर बनाई, बीच बीच में स्क्वायर वॉइड दिख रहे होंगे, फिर उस पर TT की बॉल डालेगा, तो सभी TT की बॉल वॉइड में पैक हो जाएंगे। फिर क्रिकेट की बॉल डालेगा, फिर TT की बॉल डालेगा। एक ही पैकिंग। एक श्रीमान है, वो क्या कर रहे हैं, पहले TT की बॉल लगा ली, फिर उसके ऊपर क्रिकेट की बॉल रख रहे हैं, और बॉक्स है तो वो हिलने तो देगा नहीं TT की बॉल को, तो TT की बॉल रखी तो वॉइड छोटे हैं, क्रिकेट की बॉल तो उसमें ट्रैप होगी नहीं और शिफ्ट होने के लिए जगह है नहीं, तो फिर क्या होगा, पैकिंग अच्छी होगी क्या, होगी क्या, नहीं होगी। तो ये पुअर पैकिंग कहलाती है। तो कहने का मतलब
अच्छी पैकिंग या पैकिंग प्रॉपरली कब होगी, जब बड़े पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहें, उनके वॉइड बने, और उनके, क्योंकि जितना भी बड़ा पार्टिकल है उतना बड़ा वॉइड तो बनेगा ना, वॉइड का साइज तो हमेशा छोटा ही होता है, आपने देखा भी। तो बड़े स्फीयर्स अगर वॉइड बनाएं और छोटे स्फीयर्स उनके वॉइड में ट्रैप हो जाएं, तो ये परफेक्ट लो पोटेंशियल एनर्जी पैकिंग कहलाएगी, ठीक है कि नहीं। तो यहां भी यही होता है, आपको बस ये देखना रहता है कि जिसका भी स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें केटायन और एनायन में से कौन बड़ा है। जो बड़ा है वो आउटर बाउंड्री बनाएगा और जो छोटा है वो वॉइड्स में पैक हो जाएगा। तो लिखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लोराइड आयन बीइंग लार्जर इन साइज फॉर्म सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है सीसीपी, दैट इज सीसीपी में यूनिट सेल कौन सी होती, एफसीसी। क्लोराइड आयन बीइंग लार्जर इन साइज फॉर्म सीसीपी, दैट इज एफसीसी, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, लिखो, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल इक्वल टू 4। क्यों, एफसीसी में क्या होता है, कॉर्नर से 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर से हाफ इंटू 6 इक्वल टू 4। मेरी बात समझ में आ गई। तो NaCl के क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में 4 क्लोराइड आयन होते हैं। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट लिखिए, सोडियम आयन। अब देखना, ध्यान से सुनना बेटा, क्लोराइड जब सीसीपी बनाएगा तो सीसीपी और एचसीपी में 2 वॉइड होते हैं, 2 टाइप के वॉइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। अब ये या तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा और या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। अच्छा, अगर फॉर्मूला देखो तो रेशियो 1:1 है। तो जितने क्लोराइड है, जैसे 4 क्लोराइड है, तो पर यूनिट सेल 4 सोडियम आने ही आने, 4:4 ही 1:1 आएगा, है ना। अगर डिस्टर्ब करोगे तो फॉर्मूला गड़बड़ होने लगेगा, स्टोइकियोमेट्री तो बैलेंस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये तो तय है कि पर यूनिट सेल सोडियम आयन भी 4 आने। अब ये रहेंगे कहाँ, ये भी एक कंसर्न है। तो बेटा आपको मालूम है अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े होते हैं, तो दे विल प्रेफर लार्जर वॉइड, और 2 ही वॉइड है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो दोनों में से बड़ा वॉइड कौन सा होता है, बोलिए। आप कहेंगे सर तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं। तो सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ, या इन सीसीपी ऑफ क्लोराइड आयन। Therefore, देखिए, therefore number of sodium ion per unit cell, number of sodium ion per unit cell equal to, octahedral void कहाँ होता है, एज सेंटर पे, तो 1/4 into 12 प्लस 1 into 1, ये बॉडी सेंटर का octahedral void प्रीवियस लेक्चर में बताया था। octahedral void बॉडी सेंटर पे होता है और एज सेंटर पे होता है। तो ये भी कितना आ गया, देखो ये भी आ गया आपका 4, आया कि नहीं। तो प्रूव हो गया। देखिए, इसको मेमोराइज नहीं करना है, इसको एकदम रट के नहीं रखना है कि ये सोडियम यहाँ रहता है, क्लोराइड यहाँ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस, 2 to 3% मेमोरी विल सर्व योर पर्पस, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, देयरफॉर नंबर ऑफ NaCl, नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट्स, है ना, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने NaCl की यूनिट्स होंगे, क्या होगा, 4, क्योंकि 4 सोडियम है और 4 क्लोराइड है। तो 4 सोडियम और 4 क्लोराइड है, तो टोटल NaCl यूनिट्स कितनी होगी, 4 होगी, राइट। और देखिए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। मैंने कल बताया था, जब क्रिस्टल का फॉर्मूला AB टाइप होता है तो केटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। इसका मतलब होता है each sodium is surrounded with 6 chloride ion and each chloride is surrounded with 6 sodium ion। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। कितना आसान है, देखो, ठीक है, 6:6। नेक्स्ट, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन आएगी कि रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको, ये A/2 आएगा, जो भी एज लेंथ होगा यूनिट सेल का, उसका हाफ केटायन और एनायन का रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड इक्वल टू एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल क्रिएटेड बाय NaCl डिवाइडेड बाय 2, राइट। क्लियर हो गया। या इसको ये भी कह सकते हो कि जो एज लेंथ होगी वो ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ऐसे होता है बेटा ये। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, नॉर्मल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करें, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ होता है बेटा, कौन बताओ। क्लोराइड बड़ा है तो कहाँ रहेगा, कॉर्नर पे,
क्लोराइड ने क्या बनाया था बताओ, एफसीसी बनाया था ना, तो क्लोराइड कॉर्नर और फेस सेंटर पे आएगा, ये हो गया क्लोराइड, ठीक है। और सोडियम कहाँ जाएगा बताओ, सोडियम जाएगा एक बॉडी सेंटर पे, ये रहा बॉडी सेंटर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होते हैं, तभी तो पहले वॉइड पढ़ा हमने, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर पे आएगा, और उसके अलावा सभी एज सेंटर पे, तो ये रहा, ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये सभी क्या है, एज सेंटर है ना, सभी एजेस का सेंटर, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो कहाँ कहाँ रहेगा आपको समझ में आ गया, देख लीजिए जरा ध्यान से, ये आपका फेस सेंटर का पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये कॉर्नर पे कौन है, क्लोराइड आयन, और ये कौन है, सोडियम आयन, Na+। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है बताइए, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आप कहोगे सर ए है, एज लेंथ है। कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है इसका 6 दिख रहा है कि नहीं, दिखाऊं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको देख सकते हो। वैसे ऑक्टाहेड्रॉन बनाना पड़ेगा बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, जहाँ कल हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डायग्राम बनाया था ना, वहां देख लो, ठीक है ना, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर्स से सराउंडेड होता है। ये वाले हैं वो फेस सेंटर, 3 ये और 3 ये, इनको मर्ज करेंगे ना तो ये उसके परफेक्ट सेंटर पे आएगा, ठीक है। ये ए है, और ए का अगर मैं डायग्राम आपको अलग से बना के दूं, तो ए आपका अगर यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, ए है, एक कॉर्नर पे क्लोराइड है, ये कॉर्नर पे क्लोराइड है, और बीच में कौन है, बीच में आप कहोगे सर सोडियम है, जो छोटा है वो बीच में आएगा, वॉइड में आएगा। अब आप देखो, ये है आपका रेडियस ऑफ क्लोराइड, है ना, आप देख पा रहे हो, ये आपका कॉर्नर पे क्लोराइड है, ये सोडियम है, और ये क्लोराइड है। तो जब आप बताओ ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सोडियम, देखो ध्यान से, ये सोडियम का पूरा डायमीटर आ रहा है ना, प्लस 2 क्लोराइड का रेडियस है, ये देखो ये और ये, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे आ गया ना आपका, देयरफॉर रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड इक्वल टू a/2। तो नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है ना, दिस इज परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। आई होप आप सबको ये बात मेरी समझ में आ गई है। तो बस ये पता करना है कि बड़ा कौन है, बड़ा एक पैकिंग बनाएगा, आइदर CCP और HCP, बस वो याद रखिए आप। और उसके बाद जो केटायन या एनायन है दूसरा, वो वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, आइदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, समझ गए। अच्छा, आपसे अगर इस स्ट्रक्चर में पूछा जाए, या आपसे स्ट्रक्चर में पूछा जाए कि मान लो ये जो कॉर्नर पे कौन है, क्लोराइड, देखना ध्यान से, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, ये क्लोराइड है। अगर आपसे पूछे इसका नियरेस्ट नेबर कौन है, नियरेस्ट नेबर, तो आप कहोगे सर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये तो सोडियम है और टच कर रहा है इसको, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बोलो, ये a/2 है कि नहीं, a/2 है, ये भी a/2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, a/2 है। सोडियम की सोडियम से डिस्टेंस, सॉरी क्लोराइड की क्लोराइड से डिस्टेंस कितनी है देखो, तो ये फेस डायगोनल है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताइए, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आएगी √2a/2, समझ रहे हो कि नहीं, ये √2a/2 आएगी, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ दो सोडियम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो सोडियम कहाँ है, एज सेंटर पे, देखो ध्यान से, एज सेंटर, और एक सोडियम यहाँ है बॉडी सेंटर, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये हो गया आपका a/2, ये भी हो गया a/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी फाइंड करो, आ जाएगा। तो 2 सोडियम के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, 2 क्लोराइड, तो नियरेस्ट नेबर आपको दिख रहा है, कौन सी वैल्यू कम है, a/2 कम है, तो नियरेस्ट नेबर जो है, अगर क्लोराइड का नियरेस्ट नेबर पूछे आपसे, नियरेस्ट नेबर ऑफ क्लोराइड, तो वो सोडियम है, और वो कितने डिस्टेंस पे है, a/2। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर अगर आपसे पूछा जाए अगला डिफरेंट, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, क्योंकि ये टच कर रहा है, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, ये a/√2 है। अगर ये कॉर्नर से आपसे पूछा जाए, ये वाले आपके, इसकी डिस्टेंस √3a/2 हो जाएगी,
कॉर्नर से बॉडी सेंटर वाले, कॉर्नर पे कौन है? क्लोराइड। और बॉडी सेंटर पे कौन है? बॉडी सेंटर पे कौन है? बोलो। बॉडी सेंटर पे है सोडियम। तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर वाले की डिस्टेंस हो गई √3। तो ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन बेटा एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, सो बी रेडी फॉर दैट। इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम सबको आनी चाहिए कि हम दो पार्टिकल्स के बीच की क्यूब में डिस्टेंस निकाल सकें, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे हो। तो चलिए ये हमने देखते हैं, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। नियरेस्ट नेबर A/2 पे है क्लोराइड के, वो है सोडियम। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इसका कौन है? नेक्स्ट नियरेस्ट कॉर्नर से अगर एज सेंटर पूछें तो A/2 ही हुआ ना। आप थोड़ा अपने रूम को क्यूब समझ लीजिए और कैलकुलेशंस कीजिए फटाफट, ठीक है। अब लिखिए अल्कली मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल हैलाइड्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स, कॉमा NH4Cl, NH4Br एक्सेट्रा हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। अल्कली मेटल के हैलाइड्स, NaCl भी अल्कली मेटल का हैलाइड्स ही है। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स NH4Cl, NH4Br एक्सेट्रा हैव सेम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। चलिए अब दूसरे क्रिस्टल पे चलते हैं। सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड है ना। इसको कई बार आप देखोगे, BCC तो नहीं होता है, BCC टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है ना, BCC टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें साइज थोड़ा कंपैरेबल होने की वजह से क्या हो जाता है कि एक तो सीजियम भी बहुत बड़ा है, अल्कली मेटल में सबसे बड़ा केटायन, फ्रांसियम अगर रेडियो एक्टिव को इग्नोर करें तो साइज काफी बड़ा है। क्लोराइड का साइज भी अच्छा खासा है। तो क्या होता है कि अगर साइज बहुत बढ़ गया और मान लो कि क्लोराइड ने या सीजियम ने, क्योंकि साइज दोनों के काफी सफिशिएंट लार्ज हैं और ये दोनों का रेडियस इतना लार्ज है कि इनमें से कोई भी किसी के टेट्रा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ट्रैप नहीं होगा। तो इसका मतलब ये CCP या HCP स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। तो क्या बनाएगा? तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। मैंने आपको बताया था 3D में सबसे बड़ा वॉइड क्यूबिक वॉइड होता है। क्यूबिक वॉइड का रेडियस रेशियो 0.732 है, बताया था। तो सबसे बड़ा वॉइड कौन सा है? क्यूबिक वॉइड है। तो अगर वो क्यूबिक वॉइड है सॉरी, तो यहाँ होता क्या, साइज कंपेरेबल होने की वजह से सीजियम के कंपेरेबल तो हम मतलब एग्जैक्ट तो सेम नहीं, लेकिन हाँ इसके स्ट्रक्चर में एक चीज आपको देखने में क्यों मिलेगी कि सीजियम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब 8 cesium ion at the corner of the cube and chloride ion will occupy the body center of that unit cell। अब आप समझ गए ना इसने FCC क्यों नहीं बनाया, ठीक है। और ऐसे ही क्लोराइड आयन क्या करता है? क्लोराइड आयन जो क्यूबिक यूनिट सेल बनाएगा अपनी, उसके बॉडी सेंटर पे क्या आएगा? उसके बॉडी सेंटर पे क्या आएगा? सीजियम आएगा। तो लिखिए जरा इसमें फर्स्ट पॉइंट, इन दिस क्रिस्टल सीजियम आयन ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर ब्रैकेट में क्यूबिक वॉइड, cesium ion CS positive, cesium ion occupy the body center of chloride ion, body center bracket में cubic void of chloride ion, and Cl negative ion occupy the body center of cesium ion। ठीक है, cesium ion will occupy the body center of chloride ion। body center कौन सा? सिंपल क्यूबिक का बॉडी सेंटर, FCC का बॉडी सेंटर नहीं। FCC के बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बॉडी सेंटर पे क्यूबिक वॉइड होता है, ठीक है। आगे समझ में, इसलिए इसको BCC टाइप क्यों लिखा ये भी इंटरेस्टिंग है। BCC होता है ना तो आइदर सीजियम और क्लोराइड किसी न किसी के बॉडी सेंटर पे रहता था। यहाँ तो ये कहानी है कि सीजियम के बॉडी सेंटर पे क्लोराइड और क्लोराइड के बॉडी सेंटर पे सीजियम, ऐसा। तो पहली बात होगी। सेकेंड देखिए, सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ cesium ion per unit cell equal to 1 and number of chloride ion per unit cell is also 1। एक कॉर्नर पे है तो 1/8 into n, दूसरा उसके बॉडी सेंटर पे है तो 1 into 1। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, therefore number of cesium chloride per unit cell, number of cesium chloride units per unit cell is only 1। पूरे यूनिट सेल में केवल एक ही सीजियम क्लोराइड यूनिट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखिए। ये बातें आपको समझ में आ गई, ओके। और देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपका कितना आएगा? 8:8। दिमाग लगाओ, क्यूब के सेंटर पे एक पार्टिकल है
कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स हैं, तो सेंटर वाले पार्टिकल को कितने पार्टिकल ने घेरा हुआ है? 8 ने, ठीक है, 8:8। और एक बता देता हूँ पॉइंट, जो मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड, ये आएगा √3a/2। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ए की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू आपको दे देगा और फिर पूछ लेगा कि बताओ सीजियम और क्लोराइड आयन के रेडियस का सम कितना है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसा होता है। बहुत आसान है, सबसे आसान स्ट्रक्चर इसी का है, सबसे इजी स्ट्रक्चर जो है इसी का होगा बेटा। कैसे? देखिए, क्या बताया मैंने आपको, सिंपल एक क्यूब बनाओ और एक ही आपको क्रिस्टल मिलेगा जिसमें सीसीपी या एचसीपी नहीं है, मतलब जो आपके सिलेबस में है। ये मान लीजिए कि आपका क्लोराइड आयन का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सपोज ये क्लोराइड आयन है, तो सीजियम आयन कहाँ आएगा? सीजियम आयन इसके बॉडी सेंटर पे आएगा। ध्यान रखें ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको पता है कैसे बनता है, कैसे बनता है बोलो, 6 फेस सेंटर को मिला के। ये आपका क्या है? Na पॉजिटिव। ऐसे ही जब यहां से क्यूब बनाओगे ना, इससे मिला हुआ है क्यूब, तो ये वाला जो कॉर्नर का ये आपको क्लोराइड दिख रहा है ना, ये इसके क्यूब के बॉडी सेंटर पे आ जाएगा। अगर एक क्यूब बनाए हम यहां से और एक क्यूब बना के देखें तो ये उस क्यूब का बॉडी सेंटर होगा, समझ रहे? ये उस क्यूब का बॉडी सेंटर होगा। तो अगर आप बना सकें तो इसको बना के एक बार चेक करेंगे। ये जो क्यूब में कॉर्नर का पार्टिकल होता है ना, तो किसी और क्यूब का बॉडी सेंटर होता है, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, दो क्लोराइड के बीच की डिस्टेंस, अच्छा ये बताओ क्या ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को? नहीं करेंगे। दिस A will not be equal to twice of radius of chloride ion, नहीं होगा। क्यों? जब बॉडी सेंटर पे पार्टिकल ऐड करोगे, ठीक है ना, तो फिर वो थोड़ा सा, अगर साइज प्रॉपर है तो, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। अगर डिफॉर्म नहीं करता है तो अच्छी बात है, वैसे तो वॉइड में जा रहा है तो फिर नहीं करना चाहिए। खैर, दो क्लोराइड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बताइए? ये A हो जाएगा। और क्लोराइड का सोडियम से डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ? ये बॉडी डायगोनल है, इसकी डिस्टेंस √3 होती, तो ये लेंथ कितनी आएगी? √3a/2। यही लिखा है मैंने, देखो वहां पे रेडियस ऑफ क्लोराइड प्लस रेडियस ऑफ सीजियम कितना आ रहा है? √3a/2। समझ गए? तो ये बहुत आसान, सीजियम क्लोराइड का, सॉरी सोडियम नहीं है बेटा, आई मेड मिस्टेक, सीजियम CS पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस सीजियम से हर सोडियम के डिस्टेंस, हर क्लोराइड के डिस्टेंस सॉरी √3a/2 होगी। तो अगर आपसे पूछें कि बताइए ये कॉर्नर वाला पार्टिकल ले लिया क्लोराइड, इसका नियरेस्ट नेबर कोई पूछे तो ये होगा या ये? ऑफ कोर्स ये होगा, ये टच कर रहा है इसको, वॉइड में ये टच कर रहा है, क्योंकि ये A है और ये √3a/2 है। √3a/2 यानी 1.73/2, 1 से तो कम ही आएगा ना। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी है इसमें? सीजियम क्लोराइड में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी है बताओ? ये है √3a/2 और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर खुद ही है A पे, ठीक है, A पे नोट कर लिया। चलो, ये सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सीजियम के बॉडी सेंटर पे, सीजियम के BCC स्ट्रक्चर के बॉडी सेंटर पे क्लोराइड होता है और क्लोराइड के बॉडी सेंटर पे सीजियम होता है, बस इतना याद रखना है। थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है जिंक ब्लेंडी स्ट्रक्चर और एक होता है वुडजाइट स्ट्रक्चर। पहले जिंक ब्लेंडी पढ़ते हैं, जिंक ब्लेंडी और वुडजाइट में बस CCP HCP का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। तो जिंक ब्लेंडी में एक फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट देखो, सल्फाइड आयन बीइंग लार्जर इन साइज फॉर्म CCP, सल्फाइड आयन बीइंग लार्जर इन साइज फॉर्म CCP। बस CCP मतलब कौन सी यूनिट सेल? FCC यूनिट सेल, है ना। तो बिल्कुल NaCl जैसा हो गया। NaCl में क्लोराइड CCP बना रहा था और ZnS में सल्फाइड CCP बना रहा है। तो सल्फाइड आयन बीइंग लार्जर इन साइज फॉर्म CCP, देयरफॉर नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल, देखिए नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल FCC में कितना होता है? कॉर्नर से 1/8 × 8 प्लस फेस सेंटर से ½ ×
6,4 मतलब जिंक सल्फाइड में भी कितना आएगा बताओ? जिंक सल्फाइड में भी सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल कितने हो गए? 4 हो गए। सेकेंड लिखिए नंबर 2। अब जिंक आयन है ना, जिंक आयन डी ब्लॉक एलिमेंट है, साइज जो है, अब अल्कली मेटल्स तो काफी बड़े होते हैं, तो अल्कली मेटल्स तो काफी बड़े होते हैं, तो उन्होंने NaCl में सोडियम ने ऑक्टाइडल वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो जिंक आयन है वो कंपैरेटिवली छोटा है, तो छोटा है, छोटा स्फीयर बड़े वॉइड में पैक होगा ना तो पैकिंग लूज हो जाएगी, इसलिए जिंक कभी ऑक्टाइडल वॉइड में नहीं जाता है। तो जिंक कहाँ जाएगा? वॉइड तो दो ही है, CCP आपने बना लिया तो आपका काम तमाम हो चुका है, आपके पास दो ही वॉइड है, क्या? या तो टेट्रा या ऑक्टा। अब या तो आप ऑक्टा में चले जाओ या टेट्रा में चले जाओ मुंह बंद करके, ठीक है। तो अगर ऑक्टा में जाओगे तो पैकिंग लूज हो रही है, लेकिन टेट्रा में चले गए तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि CCP में हर पार्टिकल के साथ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, बताया था, हर बॉडी की डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब अगर जिंक ने सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए, सुनिएगा, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए, तो 4 सल्फाइड के साथ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट। तो अगर जिंक ने सब जगह जिंक आ गया तो 8 जिंक हो जाएंगे, तो फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा? जिंक 8 और सल्फाइड 4, तो क्या आ गया? तो Zn2s फॉर्मूला हो गया, Zn2s फॉर्मूला हो गया, लेकिन फॉर्मूला तो है Zns। तो इसके दो तरीके हैं, क्या? या तो आप चुपचाप ऑक्टाहेड्रल में चले जाओ, क्योंकि 4 स्फीयर के साथ 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, मैंने बताया था FCC में, पर स्फीयर के साथ एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। सब कैलकुलेशन पहले पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, या तो ये ऑक्टा में जाए, लेकिन ऑक्टा में जाने से नुकसान हो रहा है कि पैकिंग प्रॉपर नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, टेट्रा में ही जाना है ना यार। तो जरूरी है कि 8 है तो 8 जगह जाओगे, 4 में रह लो, ठीक है। ये आया हुआ IIT में क्वेश्चन है, देखिए, जिंक आयन ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इस ऑल्टरनेट का भी कारण है, सोचिएगा, ऑल्टरनेट में क्यों, लाइन से चारों में क्यों नहीं? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज पैकिंग ऑफ सल्फाइड आयन, यही आया था क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल केटायन इज ऑक्यूपाइंग ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जिंक आयन ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड in close packed structure of sulfide ion, therefore number of zinc ion per unit cell equal to 4, है ना, क्योंकि आपको पता है सल्फाइड आयन कितने हैं, बोलो, सल्फाइड आयन है 4, तो 4 के साथ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा होने की वजह से जिंक ने मना कर दिया, सर मैं वहां जाऊंगा तो पैकिंग लूज हो जाएगी, उसने इसको ऑक्यूपाई किया, तो लेकिन इसका 50% ही ऑक्यूपाई करता है ना, क्योंकि 8 है, नहीं तो ये सारे ऑक्यूपाई कर लेगा तो जिंक 8 हो जाएंगे, तो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड 50% में भी कंडीशन है ऑल्टरनेट, ऑक्यूपाइड बाय जिंक आयन, ठीक है। ये रहती है, समझिए, 50% में भी कौन से ऑल्टरनेट क्यों, सोचना, दिमाग लगाओ, क्यों ऑल्टरनेट, लाइन से क्यों नहीं, सोचिए, ठीक है। तो लिखिए, तो नंबर ऑफ जिंक आयन पर यूनिट सेल भी कितने हो गए? 4 हो गए। नीचे लिखो नेक्स्ट, क्लियरली नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड यूनिट्स पर यूनिट सेल इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ ZnS 4 जिंक 4 सल्फाइड, तो टोटल जिंक सल्फाइड कितना हो गया? 4, ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया NaCl की जैसे। 4th कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाओ, ये कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम कहाँ गया? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताइए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसलिए सॉरी 6 होता है, 6 स्फीयर से घिरे हुए। अभी ये टेट्राहेड्रल वॉइड में गया, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या गया? 4:4, मतलब हर जिंक 4 सल्फाइड से सराउंडेड है और हर सल्फाइड 4 जिंक से सराउंडेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे रेडियस ऑफ जिंक आयन या केटायन प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन मतलब एनायन, ये आएगा √3a/2, कारण √3a/4, सॉरी, कारण क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों ये √3a/4 है? बताओ कहाँ पे है जिंक आयन, देख के बताओ। जिंक आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो कॉर्नर से कहाँ, कितने डिस्टेंस पे होता है टेट्राहेड्रल वॉइड? 1/4 डिस्टेंस पे होता है। बेटा जो पढ़ा दिया गया है ना मालूम होना चाहिए,
तभी आपको इजी लगेगा। ये है आपका, ये अब हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिंक सल्फाइड का, जिसमें सल्फाइड आयन सीसीपी बनाएगा। सबसे पहले पॉइंट्स पता है तो फटाफट, सल्फाइड बड़ा होता है इसलिए उसने सीसीपी बनाया, यानी कॉर्नर एंड फेस सेंटर। और जिंक आयन कहाँ जा रहा है वो इंटरेस्टिंग है। जिंक आयन कहाँ जा रहा है? जिंक आयन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। सुनिएगा, अगर इस कॉर्नर से यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड आया है तो उधर से जो बॉडी डायगोनल चलेगा उस कॉर्नर से, तो उसका इस पॉइंट पे आ जाएगा। मान लीजिए इन दो पोजीशन पे नहीं रह सकते ये जिंक, तो अगर इधर से जाने वाले बॉडी डायगोनल पे यहाँ है तो उधर से आने वाले बॉडी डायगोनल पे उसे यहाँ रहना पड़ेगा। ऑल्टरनेट का ये मतलब होता है, अगर ये ऊपर है तो उस पे नीचे, और उधर से जो आएगा उसका बॉडी, एक जैसे इधर से बॉडी डायगोनल हो गया, एक उधर से बॉडी डायगोनल आएगा, तो अगर यहाँ का यहाँ तो उधर से वाले का इधर रख दोगे तो गड़बड़, रिपल्शन आने लगेगा यार। सिंपल लॉजिक, +2 चार्ज है। तो सिस्टम में उसे 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करने, तो ऑल्टरनेट ऑक्यूपाई करता है। तो मान लो ये बॉडी डायगोनल लिया मैंने, ये तो इसका समवेयर इस पॉइंट पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, एक बॉडी डायगोनल हो गया। अब दूसरा बॉडी डायगोनल अगर इधर से आ रहा है, देखना, अगर इधर से बॉडी डायगोनल आ रहा है ये, तो यहाँ का यहाँ रखोगे ना तो रिपल्शन बढ़ेगा, इसलिए वो इधर भेज देता है अपना। ऐसे चलता है बेटा। कितने हो गए? एक ये बॉडी डायगोनल हो गया, एक ये बॉडी डायगोनल हो गया, और कौन से बॉडी डायगोनल? एक ये होगा यहाँ से यहाँ वाला, तो यहाँ से यहाँ वाले में कहाँ जाएगा बताओ? यहाँ तो रखेंगे नहीं तो इससे रिपल्शन होगा, तो इसमें समवेयर इधर आएगा, और एक बॉडी डायगोनल इन दो पॉइंट के बीच में होगा। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच। अब ये प्लेन ऊपर है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, उसका समवेयर इधर आएगा। तो ये जो देखोगे ना टेट्राहेड्रॉन बनता है, टेट्राहेड्रॉन बनता है इस टाइप से। ठीक है ना, ऐसे टेट्राहेड्रॉन, ये बॉडी डायगोनल में हटा रहा हूँ अब यहाँ से, ये। ठीक है भाई, इस तरीके से आता है। तो आप जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस बना लीजिए ये ऑल्टरनेट। अब आपको देख के लग रहा होगा अगल बगल में, लेकिन अगल बगल में नहीं है, 3D में इमेजिन करो। ठीक है, तो ये कॉर्नर पे क्या है? ये कौन है? सल्फाइड है, बड़ा है इसलिए कॉर्नर पे आ गया। FCC है तो ये भी सल्फाइड है। और ये जो ये है, ये क्या है बताइए? ये है जिंक है। अब आपको कॉर्नर से ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो ये जिंक और सल्फाइड आयन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? √3a/4। नोट कर लीजिए, ये है बेटा जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। बहुत केयरफुली बनाइएगा, थोड़ा सा इसका 3D स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर इसका जरूर देखें, क्योंकि वो इस डायग्राम में देख के लगता है कि ये सब अगल बगल में ही आ गए सर, ये अपन तो कह रहे थे कि ऑल्टरनेट है। अब वो ऑल्टरनेट कैसे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, रूम में विजुलाइज कीजिए, 3D स्ट्रक्चर को विजुलाइज करना सीखिए। इस बोर्ड पे तो 2D है, वो सारे प्लेन एक ही उसमें दिखने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो जिंक ब्लेंडी लिख लिया, फिर लिखिए B वुडज़ाइट स्ट्रक्चर। वुडज़ाइट स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड के दो फॉर्म हैं, एक है जिंक ब्लेंडी और एक है वुडज़ाइट। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिंक ब्लेंडी में सल्फाइड ने सीसीपी बनाया था और जिंक ने क्या ऑक्यूपाई किया था बताइए? जिंक ने ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए थे। वुडज़ाइट स्ट्रक्चर में लिखो, इन दिस स्ट्रक्चर सल्फाइड आयन फॉर्म HCP। आ सकता है क्वेश्चन, अभी तक पहली बार HCP आया आपके सामने। सल्फाइड आयन फॉर्म HCP and all other structural features are same as all other structural features are same as जिंक ब्लेंडी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, है ना। इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे थोड़ा किसी बच्चे में कॉमन सेंस हो ना तो खुद बता देगा क्या कहानी है। एक कैल्शियम पे 2 फ्लोराइड है। अब बताओ फ्लोराइड छोटा होता है बड़ा होता है? ऑब्वियसली छोटा होता है, तो छोटा होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाना चाहिए, है ना। तो एक कैल्शियम पे 2 फ्लोराइड आने के लिए 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होगा। एक कैटायन, एक पार्टिकल के साथ सीसीपी में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं,
तो 1:2 तभी आएगा ना जब सारे टेट्राहेड्रल वॉइड, बस हो गया सो। ठीक है, देखिए कैल्शियम आयन फॉर्म CCP, कैल्शियम आयन जो बड़ा है वो आउटर बाउंड्री बनाएगा, जो छोटा है वॉइड में पैक हो जाएगा, खत्म। कैल्शियम आयन फॉर्म CCP एंड देयरफॉर नंबर ऑफ कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल इक्वल टू 4। अब मत पूछना कहां से आया ये। नंबर 2, फ्लोराइड आयन ऑक्यूपाई all the tetrahedral voids in close packed structure of calcium ion. Therefore, number of fluoride ion per unit cell equal to 8. Number of fluoride ion, अब समझ गए होगे 8 कहाँ से आया। 4 कैल्शियम के साथ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है सर। तो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। गॉट इट। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए सभी बच्चे जल्दी से। कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने कल ट्रिक बताया था CaF2। कैसे याद रखेंगे, ये यहाँ पे कम दिख रहा है ना, तो इसको यहाँ लिखेंगे 8:4, 8:4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब होता है 1 कैल्शियम इज सराउंडेड विथ 8 फ्लोराइड, वैसे ही 1:2 है। 1 कैल्शियम इज सराउंडेड विथ 8 फ्लोराइड आयन। नोट कीजिए बेटा, इसको नोट करें, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कैल्शियम प्लस रेडियस ऑफ फ्लोराइड, है ना, ये आ जाएगा आपका √3a/4। जैसे ही टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम आएगा तो ये √3a/4 डिस्टेंस, क्योंकि कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ये लो आगे सारी बातें आपके सामने। स्ट्रक्चर बना लोगे, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे। जैसे ये एक बॉडी डायगोनल है, मान लो ये एक बॉडी डायगोनल है, तो इस बॉडी डायगोनल पे यहाँ भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। सारे बॉडी डायगोनल बना के उनमें सब तरफ बना दो। ये जैसे ये बॉडी डायगोनल है तो यहाँ भी आएगा और इधर भी आएगा। ये वाला बॉडी डायगोनल लिया मैंने, ये वाला, तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आएगा, समझ रहे हो। ये वाला जो बॉडी डायगोनल है तो इस पे यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। और कौन सा बॉडी डायगोनल है, एक बड़ा खतरनाक है यार, बोर्ड पे दिखेगा भी कि नहीं, ये इन 2 पॉइंट के बीच का बॉडी डायगोनल, ये तो इनका 1/4 यहाँ होगा। तो ड्रॉ कर लीजिए। अब ये डायग्राम बोर्ड पे समझ में नहीं आएंगे, इसके लिए आपको अपनी मेंटल आई ओपन रखनी पड़ेगी। एक रूम में एक 4 बॉडी डायगोनल, एक क्यूब सब सीखो, समझो आपके सामने रखा हुआ है, उसके चारों बॉडी डायगोनल सोचो, और चारों बॉडी डायगोनल पे हर 1/4 डिस्टेंस पे कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, तो टोटल 8 हो जाएंगे। वैसे मैंने यहाँ बना दिया है, अगर समझ में आता नहीं तो 3D इमेजिनेशन रखिए इसको, ठीक है। तो ये बेटा स्ट्रक्चर ऑफ, बोलिए, स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड बॉडी डायगोनल। एक बार मैं आपको जरा बोर्ड पे भी बता दूं, वैसे तो आप सबको मालूम ही होगा। देखिए, एक बॉडी डायगोनल होगा ये, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल आपका आएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बॉडी डायगोनल आएगा यहां से यहां, बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ। अगला बॉडी डायगोनल आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये देखो, ये बॉडी डायगोनल है, समझ रहे हो कि नहीं। और एक और बॉडी डायगोनल आएगा, वो कहां से कहां आएगा, दिख रहा है कुछ, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट से। तो ये बेटा आपको बोर्ड पे जैसे बॉडी डायगोनल दिखाए जा सकते हैं वो मैंने बता दिया। 4 बॉडी डायगोनल है। अब इन सभी 4 बॉडी डायगोनल के 1/4 कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये हो गया, इस पे यहाँ होगा, ठीक है, इस पे यहाँ और यहाँ होगा, और इसमें यहाँ और यहाँ होगा। ये नोट कर लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा कि बीच में जो भी आएगा, ठीक है ना, वो उसका कोऑर्डिनेशन है। वो बीच में बॉडी सेंटर पे तो कोई नहीं है ना, नहीं, बॉडी सेंटर पे नहीं है, बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो ऑक्यूपाइड ही नहीं है। नोट कर लीजिए प्लीज। आई होप आपको बॉडी डायगोनल समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। या 3D जरा इमेजिन करो, अच्छे से इमेजिन करो, तब आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखो, ये कौन सा हो गया बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O,
Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, भाई क्यों नाम पड़ा एंटी फ्लोराइड? फ्लोराइड में क्या था, CaF2 केटायन ने CCP बनाया था। अब यहां देखो जो आपका Na+ है इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और जो ऑक्साइड आयन है इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8, केटायन एनायन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, राइट। यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। ये क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको मालूम है रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ केटायन, तो बड़ा कौन है, एनायन, तो ये CCP बनाएगा। एंटी फ्लोराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि CaF2 में कैल्शियम बड़ा था, उसने CCP, वहां केटायन CCP बनाता है, यहाँ एनायन CCP, इसलिए नाम पड़ा एंटी फ्लोराइड। तो लिखिए ए ऑक्साइड आयन फॉर्म CCP, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल, लिखते जाओ फटाफट, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल इक्वल टू 4। अब एक ऑक्साइड पे 2 सोडियम है, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वॉइड में जाना होगा। बी सोडियम आयन ऑक्यूपाई all tetrahedral voids of, अच्छा टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज भी आपके एनायन के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ ऑक्साइड आयन, देयरफॉर नंबर ऑफ सोडियम आयन पर यूनिट सेल इक्वल टू 8। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8, 4:8 फॉर्मूले में जैसे यहाँ 2 दिख रहा है ना, मतलब 1 ऑक्सीजन 2 सोडियम, तो 8 मतलब ये ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन, 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड 8 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो 4:8 कई बार बता चुका मैं आपको। और फिर रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन, इस स्ट्रक्चर में क्या आएगा, √3a/4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में स्ट्रक्चर यही हो जाएगा। बस ये आपका कॉर्नर पे कौन आ जाएगा, बोलो, ऑक्साइड है ना, ये ऐसा जो अभी बताया था ना, कॉर्नर पे ऑक्साइड, और या ये ले लीजिए कॉर्नर पे ऑक्साइड रहेगा और टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, सोडियम। तो ये है बेटा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, नोट कीजिए प्लीज। ये है आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको एक एक करके समझा दिए हैं। आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते जाइए बस। थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर मेमोराइज नहीं करने पड़ेंगे। रटते हैं बच्चे बैठ के इसको, एक एक पॉइंट रटते हैं कि सोडियम इधर जाता है, क्लोराइड उधर जाता है, और एग्जाम में जाके सब भूल जाते बेचारे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है बट 1-2 पॉइंट लिखा देता हूँ, नोट लिखो। क्वेश्चंस कई बार डिजाइन करके दे देते हैं। नोट नंबर 1 देखिए, रूटाइल स्ट्रक्चर, रूटाइल स्ट्रक्चर TiO2 का स्ट्रक्चर, टाइटेनियम ऑक्साइड को रूटाइल कहते हैं। रूटाइल स्ट्रक्चर TiO2, फटाफट नोट कर लो, पॉइंट्स लिख लो बस, है ना, ज्यादा नहीं है, जितने थे स्ट्रक्चर्स वो तो मैंने आपको बता दिए। देखो रूटाइल स्ट्रक्चर में इन दिस ऑक्साइड आयन फॉर्म HCP, अंडरलाइन, ऑक्साइड आयन क्या बनाता है, HCP, एंड Ti4 पॉजिटिव आयन मतलब टाइटेनियम आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ऑक्सीजन पे 1/2 टाइटेनियम है, देखो, है ना, फुल स्टॉप। ईच टाइटेनियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 ऑक्साइड आयन octahedrally. Each titanium ion is surrounded by 6 oxide ion octahedrally, and each oxide ion is surrounded by 3 titanium ion. 3 titanium ion, ठीक है ना। 3:6 का कोऑर्डिनेशन रेशियो है, लिख लो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3:6। और एक और आपको पॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है, स्पिनियल स्ट्रक्चर, स्पिनियल स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। स्पिनियल स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है MgAl2O4, MgAl2O4। इसको भी लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं लॉजिकली आपको समझाता हूँ। O4 मतलब ऑक्साइड ने CCP बनाया हुआ है, देख लो, दिमाग लगाओ।
ऑक्साइड ने क्या बनाया हुआ है, CCP बनाया हुआ है, ठीक। इसमें एक ही मैग्नीशियम है, एक ही मैग्नीशियम है, तो 4 ऑक्साइड के साथ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, तो सारे ऑक्यूपाई कर लिए जाएं तो मैग्नीशियम आ जाएगा। और ये डबल है, मैग्नीशियम का डबल एल्यूमिनियम है, मतलब एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रल वॉइड में गया होगा, ठीक है। लिखिए फटाफट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑक्साइड आयन फॉर्म CCP, CCP, ऑक्साइड आयन फॉर्म CCP। नंबर 2, मैं अच्छा ये 4 पे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, लेकिन एक ही आ रहा है, ऑलराइट, ठीक। ऑक्साइड आयन CCP लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, मैग्नीशियम आयन ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/8 into 8 equal to 1, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 ऑक्साइड के साथ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है। सी लिखिए, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, सॉरी सी लिखो, Al3 पॉजिटिव ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी Al3 पॉजिटिव क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने होंगे इसके साथ, इस 4 के साथ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ क्या आएगा, बोलो भाई, हाफ ऑफ 4 यानी 2। तो देखो एल्यूमिनियम 2, मैग्नीशियम 1 एंड ऑक्साइड तो 4 है ही। तो ये बेटा आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, नोट कर लीजिए अच्छे से। ये 2 पॉइंट याद रखें लास्ट के। कई बार चार्ज बैलेंस करके भी इसको सॉल्व कर लिया जाता है, चार्ज बैलेंस करके भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे वो बोल देगा, ऐसे पूछ लेगा कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है MX_M'(Y)O4, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, MX_M'(Y)O4। तो पूछेगा इफ M is bivalent metal and M' is trivalent metal, find the value of X and Y, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट नहीं लगानी है, यहाँ पे कॉमन बेसिक कंसेप्ट लगाना है, और बेसिक कंसेप्ट लगा के आपको चार्ज बैलेंस कर देना है। तो देखिए ऑक्साइड आयन कितने हैं, 4, तो देयरफॉर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, टोटल नेगेटिव चार्ज 4 × -2 -8 हो गया। फॉर्मूले पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो -8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +8 चाहिए। अब आपको पता है कि M जो है ये बाईवैलेंट है और M' जो है वो ट्राईवैलेंट है। अब अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, अगर आप इसके 3 कर देते हो, इसका 0, हालांकि 0 तो नहीं होगा, वो भी प्रेजेंट है, 3 कर भी दोगे तो 6 बैलेंस होगा, 3 कर भी दोगे, -8 बैलेंस करना है। -8 बैलेंस करने का एक ही कॉम्बिनेशन सेट होता है कि ये 1 हो जाए और ये 2 हो जाए, क्योंकि 2 × 1 +2 एंड 2 × 3 +6, टोटल +8 एंड -8 बैलेंस। तो ऐसे कभी क्वेश्चंस आ जाए ना तो चार्ज बैलेंस करके सॉल्व कर लिया करो। ऑप्शंस तो सामने रहते ही हैं, ऑप्शन से देख लो X और Y की वैल्यू क्या पुट करके -8 आ जाएगा, खत्म, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपने क्या पढ़ लिया बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। और अब इस चैप्टर में 2 पार्ट बचे हुए हैं। एक पार्ट है आपका डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स और दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। एक लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी आप कंसेप्ट आ गया है तो सिर्फ डेटा सब्स्टिट्यूट करना होता है ना। देखिए डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में मैं बताऊं डिफेक्ट्स का मतलब क्या है। डिफेक्ट्स का मतलब, अच्छा एक चीज और रिकमेंड करूंगा
यहाँ से डिफेक्ट्स और जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, आई विल रिकमेंड यू टू जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी वंस। एक बार एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स जरूर पढ़ लीजिए और पढ़ के उसके पॉइंट्स जरूर एक बार देख लीजिए, हाँ, क्योंकि मेंस और नीट में आजकल एनसीईआरटी पे बहुत बेस्ड हो गया, स्पेशली वो पोर्शन जो थ्योरेटिकल है। तो एक बार जरूर, वैसे मैं सब यहाँ समझा दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आई विल रिकमेंड सॉलिड स्टेट में ये पोर्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो दोनों पोर्शन अपने को एनसीईआरटी से एक बार रीड करना ही है, मस्ट रिकमेंडेड। ओके, पढ़िए। तो डिफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी क्रिस्टल में, जैसे हम NaCl की बात करें, NaCl में क्या बताया मैंने, क्लोराइड CCP बनाता है, सोडियम ऑक्टाइडल वॉइड बनाता है, ठीक है। तो जो उसका डिफाइंड स्ट्रक्चर है, अगर वैसे का वैसा स्ट्रक्चर ही मिलता है, जो डिफाइंड स्ट्रक्चर है अगर वैसे का वैसा स्ट्रक्चर ही क्रिस्टल का मिलता है तो कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर जो हमने साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है कि इसका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो ना मिले, कहीं से सोडियम गायब है या कुछ डिसलोकेट हो रखा है, तो फिर हम कहेंगे कि क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ गया और डिफेक्टेड क्रिस्टल कहलाएगा ये, ठीक है। जनरली डिफेक्ट आता है टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, मेनली टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स में ऑसिलेशन होने लगता है और सम टाइम वो पार्टिकल छोड़ के जगह भाग जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, क्रिस्टल से ही निकल गया, या क्रिस्टल में जो वॉइड्स होते हैं वहाँ इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके पैक हो गया। तो इस वजह से अगर आपका कोई आयन क्रिस्टल के अंदर अपनी जगह पे ना मिले तो उसे हम कहेंगे डिफेक्टेड क्रिस्टल, या डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, या पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि पॉइंट क्रिएट हो गया ना, होल क्रिएट हो गया। आप लोग फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तब आप लोगों को और पॉइंट्स इसके बारे में पता चलेंगे, ठीक है। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड मतलब क्या हो गया, इफ अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, आइदर इट हैज लॉस्ट इट्स पोजीशन, मींस आइदर ये अपना क्रिस्टल ही छोड़ के भाग गया या इंटरस्टिशियल वॉइड में ट्रैप हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि डिफेक्ट आ गया है क्रिस्टल में। और इस डिफेक्ट को, इस टाइप के डिफेक्ट को जिसमें कि पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के चला जाए, है ना, इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाए या क्रिस्टल छोड़ के चला जाए, दोनों ही केस में हम उसको पॉइंट डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। और डिफेक्ट्स आते क्यों हैं? ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है? वेरिएशन इन टेम्परेचर। डिफेक्ट्स दो टाइप के हैं आपके। एक है, अगर डिफेक्ट्स आप देखोगे तो दो टाइप के हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या इसी को हम कहते हैं। और एक होता है आपका डाल्टनॉइड डिफेक्ट भी कहते हैं, डाल्टनॉइड कंपाउंड कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हैं, इसमें इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड डाल्टनॉइड कंपाउंड, लिख लीजिए, डाल्टनॉइड कंपाउंड and non-stoichiometric compounds are also called Bertholloid compounds, right? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? ऐसे डिफेक्ट जिनमें क्रिस्टल में डिफेक्ट तो आए लेकिन स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो, है? यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट, इफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज नॉट डिस्टर्ब even after defect, if stoichiometry of the crystal is not disturbed, even after defect in the crystal, it is called stoichiometric defect, है? For example, NaCl में ऐसा डिफेक्ट होता है ना, NaCl, ZnS में ऐसा डिफेक्ट आएगा, या KCl में आ जाएगा इस टाइप का डिफेक्ट। अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। AgCl, AgBr में आता है इस टाइप का डिफेक्ट, AgCl, AgBr, एक्सेट्रा। इसमें देखिए, if stoichiometry of the crystal is disturbed after defect, it is called non-stoichiometric defect. For example, Fe 0.960 non-stoichiometric crystals कहलाते हैं, निकल 0.980, एक्सेट्रा, ठीक है, non-stoichiometric कंपाउंड है, समझ गए? अब हेडिंग देखिए, टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, टाइप्स
ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, वन इज शॉर्टकी एंड वन इज फ्रैंकल। तो सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट आपको अभी इनके पॉइंट्स में आपको याद कराऊंगा। शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा कौन सा होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना। अब आप देखो, लिख लीजिए दोनों के नेम, फर्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा फ्रैंकल, FRANKEL, फ्रैंकल डिफेक्ट लिख लो। फिर मैं आपको डिफरेंस के साथ इनको इनके पॉइंट्स बताता हूँ। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, आपको इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, आपको पूरा याद हो जाएंगे पॉइंट। फर्स्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है एक्चुअली, मैंने जैसे कहा ना, दो तरीके से डिफेक्ट आएगा, या तो आयन क्रिस्टल को छोड़ के ही चला जाए, और या उसी के इंटरस्टिशियल साइट में, जो बीच में इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वहां पैक हो जाए। तो अगर छोड़ के चला गया तो शॉर्टकी डिफेक्ट, और अगर वहीं पैक हो गया तो फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन इट इज caused when an ion, ऐसे लिखना, anion मत लिख देना, when an ion leave its crystal due to which holes are created, या voids are, interstitial sites are created, या holes are created लिख लीजिए, due to which holes are created, ठीक है, राइट। अपनी लोकेशन छोड़ के चले जाते हैं। इसमें लिखिए, it is caused when an ion leave its lattice site and occupy the interstitial position in the same crystal, then it is caused when an ion leave its lattice site and occupy interstitial site in the same crystal। अब देखो, जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट को डायग्रामेटिक प्रेजेंट करना हो, ये है, मान लीजिए। अच्छा, यहां पे एक काम करना, इट इज कॉज्ड व्हेन, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, इक्वल नंबर ऑफ एन हटा दीजिए, इक्वल नंबर ऑफ आयन, ठीक। इट इज कॉज्ड व्हेन इक्वल नंबर ऑफ आयन लीव देयर क्रिस्टल। इक्वल नंबर ऑफ आयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल नंबर ऑफ आयंस लीव देयर क्रिस्टल, तब क्रिएट होता है। जैसे देखो, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव है, A+ आयन है कोई, A+, तो यहाँ B- होगा, यहाँ A+, तो यहाँ B- होगा। अब यहाँ A+ है तो यहाँ B- होगा। यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते A+ के बाद A+। अब मान लो यहाँ से A+ भाग गया छोड़ की जगह अपनी, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, तो यहाँ फिर B-, एक के बाद एक साथ नहीं जाते, नहीं तो क्रिस्टल बहुत वीक हो जाएगा। फिर ये A+, फिर यहाँ क्या B- है तो A+ आएगा, फिर B-, फिर A+, और मान लो यहाँ से B- भाग गया, यहाँ से A+ भागा था, यहाँ से B-, इक्वल जाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन अपनी जगह छोड़ के चले जाएं तो शॉर्टकी डिफेक्ट कॉज होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, B-, A+। कभी भी ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि डिफेक्ट कोई भी हो, क्रिस्टल पे चार्ज नहीं आना चाहिए, बस ये एक मंत्र पकड़ लीजिए। और फ्रैंकल डिफेक्ट को अगर डायग्रामेटिक शो किया जाए, फ्रैंकल डिफेक्ट को अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा, जी, ठीक। तो यहाँ पे भी वैसे देख लेते हैं, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। फिर मान लो यहाँ B नेगेटिव, यहाँ से A+ चला गया, नहीं करूँगी, जनरली छोटा आयन जाता है क्योंकि उसे इसी जगह पे पैक होना है। तो बड़ा आयन
छोटे वॉइड में पैक नहीं हो पाएगा, जनरली छोटा आयन जाता है। तो यहाँ मान रहे हैं कि केटाइन छोटा है, B माइनस A प्लस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता तो केटाइन छोटा ही होता, ठीक है। फिर A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, फिर B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। एक क्रिस्टल यहाँ से निकला और यहाँ आके मान लीजिए ये इंटरस्टिशियल साइड में पैक हो गया, तो इसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ड्रॉ कर लीजिए बेटा। तो देयर आर टू स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब आपने देखा कि डिफेक्ट आने के बाद भी, डिफेक्ट आया लेकिन क्या स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हुआ? आप एक चीज सुनो जरा, मान लो यहाँ पे 50 सोडियम 50 क्लोराइड, 1 सोडियम 1 क्लोराइड चला गया, तो 50:50 1:1 था, और 49:49 भी 1:1 है, तो कहाँ स्टोइकियोमेट्री चेंज हुई क्या? स्टोइकियोमेट्री विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ से निकल के यहाँ बैठ जाओ तो स्टोइकियोमेट्री कैसे बदल गया? एक जगह से हट के दूसरी जगह बैठ गया जाके, कैसे स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए शॉर्ट के डिफेक्ट में, शॉर्ट के डिफेक्ट में सेकंड पॉइंट, सिंस इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing, since equal number of cations and anions are missing, therefore electrical neutrality of the crystal is maintained, therefore electrical neutrality of the crystal is maintained, चार्ज पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट सुनिएगा, क्रिस्टल से पार्टिकल छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी, है। देखिए डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। अरे इधर भी लिखते जाओ भाई, सॉरी, इधर सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट क्या था कि पार्टिकल ने अपनी जगह छोड़ के यही ऑक्यूपाइड है, क्रिस्टल में ही है, तो चार्ज डिसबैलेंस किसी डिफेक्ट में नहीं आता। यहाँ पे भी देखो सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हियर आल्सो मेंटेन्ड, ठीक है ना, फ्रैंकल में भी चार्ज डेवलप नहीं होता। थर्ड लिखिए, यहाँ इधर डेंसिटी कम हो गई थी, यहाँ शॉर्टके में क्या हो रहा था, केटायन एनायन क्रिस्टल छोड़ के भाग गए, पार्टिकल ही कम हो गया तो मास कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ तो यहाँ से उठ के यहाँ बैठ गया तो डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड, देखिए डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड फ्रैंकल में, ठीक है। फिर फोर्थ लिखो। अब सोचिए आप कि क्रिस्टल को छोड़ के भागने की नौबत क्यों आई, क्वेश्चन आता है। इसका कारण है ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर जब होगा क्रिस्टल में, ओवर क्राउडेड होगा तो जरा टेम्परेचर बढ़ा कि क्रिस्टल भगे निकल के, आई मीन पार्टिकल्स भाग जाते हैं छोड़ के। तो लिखिए इट अकर इन द क्रिस्टल हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर थोड़ा सा समझ के पढ़ा जाए ना तो रटना नहीं पड़ेगा, कॉमन सेंस से पेपर सॉल्व होता है, ठीक है। इट अकर इन द क्रिस्टल्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाई रेडियस रेशियो, फॉर एग्जांपल NaCl, CsCl एक्सेट्रा। NaCl में 6:6 है, CsCl में 8:8। It occur in the crystals having high coordination number and high radius ratio etc. Next point, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ तो यहाँ से हट के यहाँ आ गए साहब, यानी क्राउडिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। तो लिखो it occur in the crystals, it occur in the crystals फ्रैंकल में with low coordination number and low radius ratio, low coordination number and low radius ratio. For example, zinc sulfide 4:4, जिंक सल्फाइड 4:4, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, ड्यू टू दिस डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि पार्टिकल जगह छोड़ के जाएगा तो होल्स क्रिएट हो रहे हैं, जो खाली जगह है उसको होल कहते हैं, ये होल। तो ये होल क्रिएट होने से इन आयन को मूव करने के, ये यहाँ जब मारा है यहाँ खाली हो गया, यहाँ जब मारा है तो पूरे सिस्टम में आयन घूमने लगते हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी कि नहीं। तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट कंडक्टेंस ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस, यहाँ भी बढ़ेगी, यहाँ भी लिख दीजिए कंडक्टेंस ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस, ठीक। अब नीचे नोट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन AgBr crystal silver bromide, AgBr crystal, both Schottky and Frankel defect, both Schottky and Frankel defect are observed in silver bromide crystal, both Schottky and Frankel defects are observed। दोनों डिफेक्ट मिलते हैं, Schottky डिफेक्ट भी नोटिस किया जाता है और Frankel डिफेक्ट भी नोटिस किया जाता है। इन AgBr आ सकता है क्वेश्चन, AgBr crystal both Schottky and Frankel defects are observed।
मैं फिर से आपसे कहता हूँ इस पोर्शन में एक बार एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले ना पढ़ें लेकिन यहाँ जरूर पढ़ें, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट लिखिए, डिफेक्ट्स कॉज्ड ड्यू टू, नोट लिखो, नेक्स्ट नोट, defects caused due to missing or misplaced ions, defects caused due to missing or misplaced ions are called point defects or dislocation defect. Defects caused due to missing or misplaced ions are called point defect or dislocation defect, ठीक है बेटा। सो आज के लिए बस इतना ही। हमने सक्सेसफुली शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट समझ लिया है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने कर लिया है। कल के लेक्चर में हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है वो भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप लोग जब सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो आपको ये लॉजिक्स और क्लियर होंगे, है। यहाँ पे भी जितना रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दूंगा आपको वो, और उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग properties of solids, that would be the last topic of this chapter. Okay, so thank you very much for today's session, dear students. जल्दी मिलते हैं, God bless you.